हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट श्रीशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। हम लोग अब जो टॉपिक जो लाने वाले हैं, मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूं आचरण संहिता के बारे में। जानिए हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे जो विधि के छात्र हैं द्वितीय वर्ष के, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो भी जिस विश्वविद्यालय से LLB कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। आचरण संहिता 1860 की धारा भाग 1 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे भाग फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे द्वारा YouTube पर आचरण संहिता की सीरीज प्रस्तुत की जा रही है। इसका ये प्रथम भाग है, पार्ट फर्स्ट है। इस भाग में मेरे द्वारा आचरण संहिता का सामान्य परिचय दिया जा रहा है। आचरण संहिता भारत की दंड विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संहिता है। यह संहिता जो दंड विधि की महत्वपूर्ण संहिता है, क्या है? IPC भारतीय दंड संहिता 1860। इस पर मेरे द्वारा सारगर्भित वीडियो के माध्यम से प्रकाश डाला जाएगा तथा प्रयास किया जाएगा कि कुछ ऐसे वीडियो को बताया जाए जिनके माध्यम से संपूर्ण दंड भारतीय दंड संहिता का सारगर्भित अध्ययन कर सके, अर्थात बहुत कम समय में ऐसा अध्ययन हो जाए जिससे भारतीय दंड संहिता की 1860 को सभी महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी उपलब्ध हो सके और ये विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और उनके लाभकारी हो। इस उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता को संबंधित इस सीरीज को उपलब्ध किया जा रहा है, जिसको आप लोग देख सकते हैं YouTube पे। तो मैं आपके लिए ये भाग फर्स्ट ला आया हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इसके बारे में लोग ध्यान से चर्चित बातों को मैं आपको बहुत ही गहराई से इसको समझाऊंगा और इसको विचार विवेक आपके सामने करूंगा। भारतीय दंड संहिता का सामान्य परिचय एवं इतिहास के बारे में हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे। अपराध किसी भी समाज के लिए घातक होता है। राजा का ये कर्तव्य बताया गया है कि वे अपनी प्रजा के भीतर न्याय करें और अपराध करने वाले अपराधी को दंडित करें। पहले जमाने में किसी एक व्यक्ति के कर्तव्य किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दायित्व होते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि उनका कोई भी कार्य या लोभ किसी दूसरे के लिए व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करे। जैसे कि भय मुक्त समाज में जीना एक व्यक्ति का अधिकार है। उस दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वह दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं करे, उसे डराए नहीं, धमकाए नहीं। इससे उसके भय मुक्त समाज में जीने का अधिकार का अतिक्रमण न हो, उसके अधिकारों का हनन न हो, उसे डराया धमकाया न जाए, उसे मारपीट ना की जाए। अपराध विधि और दंड विधि सभ्य समाज की देन है। असभ्य समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। व्यक्ति में शरीर और संपत्ति की रक्षा स्वयं करनी होती है। अपराधियों के लिए जीवन के बदले जीवन, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ का दंड प्रचलन में था। सभ्य समाज के साथ भी विधि शासन का निर्माण हुआ था तथा विधि शासन किसी भी व्यक्ति को दंड विधि के अनुसार ही दंड दिए जाने लगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के पारित होने के पूर्व भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन से नगर थे वो 3? मुंबई, जो आज हाल ही में मुंबई है, कलकत्ता जो कलकत्ता, मद्रास जो अभी इसको आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी विधि का प्रयोग में थी। उस समय अंग्रेजी विधि लागू होती थी, जबकि मुफ्सिल न्यायालय में मुस्लिम विधि लागू होती थी। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात यह है कि हम लोगों को याद क्या रखना है कि 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी। पहले जमाने के अंदर अंग्रेजी विधि लागू होती थी, सिर्फ मुफ्सिल न्यायालय में मुस्लिम विधि लागू होती थी। यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था होती है। इस प्रकार के दंड के लिए एक ऐसे विधान की आवश्यकता है जो अपराधों को भी उल्लेख करे तथा उन अपराधों के लिए दंड का भी उल्लेख करे। तो IPC में क्या बताती है? वह दंड बताती है, मगर उसे प्रक्रिया में कौन लाती है? CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो आपको उसकी वीडियो आपको YouTube पे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तथा उन अपराधों के लिए दंड क्या उल्लेख करे।
भारतीय दंड संहिता की प्राचीन ग्रंथ में वर्तमान युग में भी इसका वही महत्ता है, इंपोर्टेंस है। यह ग्रंथ अपराधों का भी उल्लेख कर रहा है और उन अपराधों के साथ साथ दंड का भी उल्लेख कर रहा है कि किस धारा के अंदर, जैसे धारा 375 है सेक्सुअल ऑफेंस, रेप, तो उसमें सजा कितने साल की सजा है कि 3 साल की। उसमें सब सेक्शन भी दिए हुए, वो लोग हम बाद में वीडियो स्पेसिफिक वीडियो मैंने चैनल पे बना हुआ है, तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो दंड का उल्लेख कर रहा है। किसी भी समाज को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की दंड संहिता की नितांत आवश्यकता होती है। यदि किसी समाज के अंदर अपराधों का निर्धारण नहीं किया गया है तथा उन अपराधों के लिए दंड का निर्धारण नहीं किया गया है, तो उस समाज में चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा तथा बहुत सारी विसंगतियों का जन्म उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारी परेशानी आपको समाज में देखने को मिलेगी। इसलिए निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिलना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य को विधि को बाधित करना सर्वाधिक आवश्यक होता है। किसी भी मनुष्य को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ा जाना सारे समाज के लिए खतरा है। विधि मनुष्य पर कुछ विधिक दायित्व आरोपित करती है। यदि कोई व्यक्ति उन दायित्वों का निर्वाह नहीं करता है या इनका उल्लंघन करता है तो वह दंड का भागी होता है। हर व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति को शरीर, संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि की रक्षा एवं सम्मान करने का दायित्व रहता है। उसके मन में डर, खौफ रहता है कि ऐसा मैं अगर ऐसा कोई अपराध करूंगा तो मुझे उसके वजह से मुझे सजा मिलेगी। कानून में ये प्रावधान दिए गए। यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्व का अवहेलना करते हुए किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो वह अपराधी माना जाता है। ऐसे अपराधी के लिए राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस अपराधी को दंडित करे। इन सब तरह के अपराधी का उल्लेख भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 में किया गया है। अपने एक प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अपराधी को अभियोजक और दंडित करना एक सामाजिक आवश्यकता है। अगर ये समाज के हित में नहीं है कि कोई अपराधी अपने दायित्व से बचकर कोई अपराध करे। हर जिसने अपराध किया उस व्यक्ति को सजा अवश्य मिलनी चाहिए और निर्दोष व्यक्ति के साथ में न्याय होना चाहिए। हम लोग जो बात करने वाले एक प्रमुख वाद के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो प्रमुख वाद इस भारतीय दंड संहिता के अंदर हम लोग चर्चित है और वो वाद बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि बलात्कार मानवता के विरुद्ध अपराध है। ऐसे मामलों में अभियुक्त सहानुभूति का पात्र नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा जो बलात्कार है वह 375 376 के बारे में बताया गया है। 376 उसका दंड के प्रावधान है। इतिहास काफी विस्तृत है। भारत में समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के दंड का विधान प्रचलित रहे हैं। जहां तक दंड विधि के जन्म का प्रश्न है, यह सभ्य समाज की देन है। जैसे जैसे सभ्य समाज होता चला गया वैसे ही दंड विधि का विकास होता चला गया। मनुष्य ने धीरे धीरे अपराधों को इंगित किया तथा उन अपराधों की खोज हुई जो मनुष्य के आघात पहुंचा रहे और तथा उन अपराधों के लिए दंड का निश्चय किया गया। दंड की अवधारणा समय समय के साथ बदलती चली गई क्योंकि किसी समय आंख के बदले आंख का दंड का भी सिद्धांत भारत में प्रचलित रहा है, परंतु ये प्रखर और असभ्य युग की पहचान है। आजकल आप लोग समाज के अंदर देखते हैं कि लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। लोगों में बदले की भावना है और लोग संपत्ति के लिए या एक भाई भाई एक दूसरे की हत्या कर देते हैं एक संपत्ति के लिए। तो कानून का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है और इस दंड के बारे में आईपीसी के अंदर बताया गया है। आज हम एक सभ्य युग में रह रहे हैं जहां पर मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए कोई दंड दिया जा सकता है। वर्तमान भारत में कारावास, अर्थदंड और फांसी के माध्यम से मृत्युदंड की व्यवस्था है। दंड विधि का जन्म लोकाचारों और लोक नीतियों के अनुसार हुआ है। इसमें धर्म की भी महत्वपूर्ण
भूमिका रही है, क्योंकि लोक नीति से धर्म से ही तय हुई है। मध्य युग में मुगल समुदाय ने जिस समय भारत पर शासन किया, उस समय भारत की दंड विधि को और अधिक विस्तृत किया। मुस्लिम शासन काल में भारत में मुस्लिम दंड विधि प्रचलित थी और उसी के अनुसार आपराधिक न्याय प्रशासन किया जाता था। बाबर के टाइम में यह दंड की विधि कुरान पर आधारित थी तथा इसमें कुछ मुस्लिम शासकों के अपने तर्क भी थे। इस विधि के सिद्धांत का प्राकृतिक न्याय सामान्य विवेक के अनुसार नहीं थे, अपितु यहाँ पर सिद्धांत कुरान के अनुरूप थे। जो बात कुरान के विरुद्ध होती थी केवल वही अपराध होती थी। इस वजह से उस जमाने के अंदर एक निर्दोष व्यक्ति को बेबुनियाद सजा दंड मिल जाता था, उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ब्रिटिश शासन के आने के बाद मुस्लिम दंड विधि समय के अनुरूप नहीं रह गई थी तथा मुस्लिम दंड विधि के ऐसे बहुत से सिद्धांत थे उस समय के वर्तमान समाज से मेल नहीं खा रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत से छोटे छोटे अपराध थे जिन अपराधों में बड़े से बड़ा दंड आरोपित कर दिया गया था, जैसे कि चोरी करने की सजा हाथ काटना मुकर्रर कर दी गई थी। अगर किसी ने चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे मुस्लिम विधि के द्वारा। भारत में आया अंग्रेजी शासन ने मुस्लिम शासन काल की दंड संहिता को समाप्त कर दिया था तथा उसमें जो आवश्यक हुआ उसे अपना दंड संहिता में स्थान दे दिया। भारत में ब्रिटिश कालीन दंड विधि का इतिहास 1600 का है। यह प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश शासन काल में अनेक चार्टर अधिनियम पारित कर मुस्लिम दंड विधि में सुधार एवं परिवर्तन किए गए। इससे सन 1600 के बाद अनेक परिवर्तन होते चले गए। बर्बर और कठोर दंड की व्यवस्था की गई, धीरे धीरे समाप्त किया जाने लगा और धीरे धीरे केवल कारावास को दंड के रूप में रखा जाने लगा और जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। इसे फांसी के रूप में वर्तमान में दिया जाता है या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इस समय भारत में भारतीय दंड संहिता 1600 उपलब्ध है तथा जिससे समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे, जैसे समय की आवश्यकता होती वैसे परिवर्तन कर दिया जाता है। जिस समय भारतीय दंड संहिता को ब्रिटिशर्स ने तैयार किया था उस समय इसमें 488 धाराएं थी। समय समय से अनुसार धाराएं बढ़ती चली गई। जहां पर धाराएं कर्म करने का समय आया वहां पर उन धाराओं को निश्चित भी कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता के अंदर कुल 511 धाराएं उपलब्ध है। कितनी धाराएं? 511, जिसके अंदर दंड की परिभाषा और दंड के प्रावधानों को सजा के बारे में बताया गया है और उसको प्रक्रिया में कौन लाएगी? वह है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। भारतीय दंड संहिता केवल अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था नहीं करती है, परंतु ये अभियुक्त के अधिकारों के संबंध में भी उपचार भी उपलब्ध करती है। विधि में अपराध को दृश्यता के संबंध में कतिपय प्रतिमान निर्धारित किए गए, जिनमें हम अभियुक्त के अधिकारों और उपचारों को भी कह सकते हैं। ये अधिकार और उपचार कई प्रकार से उपलब्ध होते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उसे निर्दोष होने की अवधारणा की जानी चाहिए, अर्थात तब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता है तब तक उस व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो गया, अपराधी नहीं माना जाता है। यह बात मोस्ट इंपोर्टेंट केस जो याद करने के लिए KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1962 के SSC 605 के प्रकरण में ये
करने वाले किसी भी कार्य लोभ से होने वाले अपराध के संबंध में दंड की व्यवस्था कर दी गई है और दंड के सिद्धांत को भी अपने समतुल्य समत्वादी सिद्धांतों के आधार पर गढ़ा गया है कि कोई भी अपराध के लिए अधिक या कम दंड ना हो सके और जो जिस प्रकार का अपराध है जितना समाज के लिए घातक है उस अपराध के लिए उतना दंड व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई दंड किया है तो उसका जुर्माना कितना है और उसे दंडित किया जाएगा जुर्माना या दंड के द्वारा उसे कितनी सजा का प्रावधान दिया गया है वह उस भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर दिया गया है तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड व्यथित पक्षकारों या फरियाद को मिलने वाला प्रतिकर नहीं है। दंड कोई बदला नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तब वह समाज के विरुद्ध अपराध करता है, किसी एक व्यक्ति के विशेष विरुद्ध अपराध नहीं करता। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि दंड कोई बदला है। दंड कोई बदला नहीं होता है, अपितु दंड समाज में इस संदेश हेतु आरोपित किया जाता है कि दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के अपराध को कारित करने से बचे और समाज में एक भय रहे कि अगर मैं अपराध करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। उसके मन में भय होना बहुत ही आवश्यक है। विसंगतियों का जन्म नहीं होगा और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा और हमारा समाज इस कुरीतियों से बर्बाद होने से बचेगा। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 2 व्याख्यात्मक खंड है तथा इस संहिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड है। इस संहिता के इस खंड को यदि समझ लिया जाए तो संहिता को समझने में सरलता होती है। इसमें उन शब्दों को परिभाषा दी गई है जो इस संहिता के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। इस अध्याय का अध्ययन अगले वीडियो में किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के संपूर्ण अध्ययन के लिए इस सीरीज के किसी भी वीडियो को देखने से छोड़ना नहीं जाना चाहिए क्योंकि सभी वीडियो अत्यंत ही सारगर्भित होंगे। उन सारगर्भित वीडियो में संपूर्ण दंड विधान भारतीय दंड संहिता 1860 के धाराओं को इंपोर्टेंट धाराओं को उल्लेखित कर दिए जाएंगे और मेरा ये सतत प्रयास है कि ये प्रयास मेरा बहुत लाभकारी हो और विद्यार्थियों को इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, उन्हें भारतीय दंड संहिता को समझने में बहुत ही आसानी रहे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रसंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। भाग 2 के अंदर मिलते हैं भारतीय दंड संहिता की 18 चर्चा करेंगे।